हेलो। हाय एवरीवन। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मेरी कक्षा में। तो आप बताया करें कमेंट करके कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इंडियन पॉलिटी की हम आज आगे चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे विधेयकों को, कितने प्रकार के विधेयक होते हैं, उनमें क्या कुछ होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे, अपने दोस्तों को भी जोड़े इस क्लास से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो आज हम पढ़ेंगे विधेयकों के बारे में चर्चा करेंगे कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। तो विधेयक बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले विधेयक बोलते किसके हैं? तो विधेयक बोलते हैं किसी भी बात को लाना है, किसी भी मुद्दे पर चर्चा करना विधेयक होता है। किसी भी मुद्दे को लेकर आना, किसी भी नए कानून को लाना, किसी भी नए नियम को लाना, प्रक्रिया को लाना, सब कुछ विधेयक ही कहलाता है। तो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है सामान्य विधेयक, सामान्य विधेयक। दूसरा होता है धन विधेयक। तीसरा होता है वित्त विधेयक। और चौथा होता है संविधान संशोधन विधेयक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के विधेयकों के बारे में। एक एक करके हम चारों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य विधेयक के बारे में। तो ये भी संसद की विधायी प्रक्रिया का ही भाग है। साधारण विधेयक क्या है? वित्तीय विषयों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के विधेयक साधारण विधेयक कहलाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल बात नहीं होगी। उनको छोड़कर, फाइनेंशियल बात को छोड़कर जितने भी प्रकार के विधेयक आएंगे, प्रस्ताव आएंगे, वो सभी साधारण प्रकार के होते हैं। जितने भी मामले आते हैं वो सभी साधारण होते हैं और इसको किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में ला सकते हैं और इसे कोई भी सदस्य ला सकता है। जैसे कि अगर मंत्री है तो वो भी ला सकता है, अगर मंत्री नहीं है तो वो भी ला सकता है। गैर सरकारी और सरकारी क्या बोल होता है? सरकारी तो होते हैं कि मंत्री, जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री हो गए। और गैर सरकारी सदस्य कौन से होते हैं? गैर सरकारी सदस्य होते हैं जो मंत्री नहीं होते। मंत्रियों को छोड़कर जितने भी सदस्य लोकसभा में बच जाते हैं उनको गैर सरकारी सदस्य बोला जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है। पूर्वानुमति क्या होती है? किसी भी विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना, संसद के पटल के समक्ष रखने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना, वो पूर्वानुमति होती है। तो इसकी साधारण विधेयक में आवश्यकता नहीं होती है। राज्यसभा इसमें संशोधित कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। तो राज्यसभा के पास दोनों शक्तियाँ इसमें प्राप्त है कि वो इसमें संशोधन भी कर सकती है और इसको अस्वीकार भी कर सकती है। और अधिकतम 6 माह के लिए रोक कर भी रख सकती है कि 6 माह तक अपने पास रखेगी। दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति जैसे पहले इसमें साधारण बहुमत से पारित होगा, लोकसभा में अगर आया या फिर राज्यसभा में आया तो साधारण बहुमत से राज्यसभा में पास होगा। उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा, वहाँ पे साधारण बहुमत से पास होगा। अगर दोनों सदनों में पास हो गया तो उसके बाद वो जाएगा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए। राष्ट्रपति के पास उसके लिए 3 विकल्प होते हैं। या तो वो उसको, राष्ट्रपति उसको स्वीकार कर दे। पहला तो होता है कि स्वीकृति दे दे। दूसरा होता है अस्वीकृति दे या स्वीकार न करे। तीसरा होता है पुनरावलोकन के लिए भेजे। कि आप एक बार फिर से इसको चेक करिए कि इसमें कुछ कमी तो नहीं रह गई है। तो ये 3 प्रकार की राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है किसी भी साधारण विधेयक के मामले में। जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक क्या होगी कि जैसे लोकसभा में साधारण विधेयक आया और पास हो गया, राज्यसभा में साधारण विधेयक आया और उसने ना तो संशोधन किया ना ही स्वीकार किया, कुछ नहीं किया, 6 महीनों तक रोक कर भी रख लिया। 6 महीनों के बाद भी अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि आप संयुक्त बैठक को आहूत कीजिए। तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाएंगे। तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष,
और उपाध्यक्ष के बाद राज्यसभा का उपसभापति। सभापति इसकी अध्यक्षता नहीं करता। और इसमें एक बात याद रखना कि अगर कोई मंत्री इसको लेके आया, मैंने बताया कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों सदस्य कोई भी ला सकता है। अगर इसमें सरकारी सदस्य या कोई भी मंत्री लेके आया है, कैबिनेट मिनिस्टर लेके आया है, और इसके बाद अगर वो अस्वीकार हो जाता है, लोकसभा में लेके आया, लोकसभा अस्वीकार हो गया, तो ये समझना पड़ेगा कि लोकसभा में जो सरकार है, सत्ता पक्ष है, उसका उसने अपना विश्वास खो चुका है, वो त्यागपत्र देना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो बहुमत में अब नहीं है। अगर बहुमत में नहीं है तो सीधी सी बात है कि उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो यह कुछ साधारण विधेयक के बारे में। तो कुछ पॉइंट इसमें आप याद रखना। इसमें कुछ पॉइंट ये है कि एक तो राज्यसभा 6 महीने तक रोक कर रख सकती है, और दोनों सदनों की शक्तियाँ बराबर होती है। इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों बराबर स्थिति में होते हैं, राज्यसभा इक्वल टू लोकसभा, क्योंकि साधारण बहुमत से दोनों में पारित होना अनिवार्य है। इसको कोई भी सदन ला सकता है, राज्यसभा में लाया जा सकता है और लोकसभा में भी। और अधिकतम राज्यसभा 6 माह तक रोक कर भी रख सकती है, अपना कुछ भी मत ना दे। तो ये होगी साधारण विधेयक के ऊपर कुछ चर्चा। अब है धन विधेयक। धन विधेयक है अनुच्छेद 110 से संबंधित जितने भी मामले होते हैं, वित्त से संबंधित या पैसों से संबंधित, अनुच्छेद 110 में पैसों से संबंधित जितने भी मामले हैं वो सभी धन विधेयक कहलाता है। और इसे कहाँ पे लाया जाता है? सिर्फ लोकसभा में, केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। सिर्फ मंत्री द्वारा लाया जा सकता है। सरकारी सदस्य होना चाहिए, गैर सरकारी सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी साधारण सदस्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति पूर्वानुमति पर लाया जाता है। मैंने पिछली बार बताया राष्ट्रपति पूर्वानुमति क्या होती है। तो राष्ट्रपति पूर्वानुमति अनिवार्य है। राज्यसभा न तो इसमें कोई संशोधन कर सकती है और न इसको अस्वीकार कर सकती है। साधारण विधेयक में क्या है, संशोधन भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। और इसको अधिकतम राज्यसभा 14 दिनों के लिए रोक सकती है, राज्यसभा। और साधारण विधेयक को कितने महीनों के लिए रोक सकती है? 6 महीनों के लिए, और इसको 14 दिनों के लिए। इसमें अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। ये इसका क्या मतलब होता है कि अध्यक्ष ही फाइनल करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगर अध्यक्ष ने बोल दिया कि ये विधेयक धन विधेयक है तो वो धन विधेयक होगा। अगर उसने बोला कि धन विधेयक नहीं है तो वो साधारण वित्त विधेयक ही माना जाएगा। तो उसके फिर प्रावधान अलग हो जाते हैं। संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें संयुक्त बैठक नहीं होगी, जैसे कि साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक होती है कि कोई मामला आ गया, उसमें आपत्ति होगी तो दोनों बैठकों संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, उसके बाद उसमें मतदान होगा और बेसिकली उसके बाद प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि थोड़ी बहुत उसमें साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक के आधार पर लोकसभा के पास शक्तियाँ ज़्यादा है, लेकिन इसमें तो पूरी रूप से जो लोकसभा है डोमिनेट है राज्यसभा पे, क्योंकि इसमें न तो राज्यसभा संशोधन कर सकती है और न ही इसको अस्वीकार कर सकती है। इसमें अधिकतम 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है, और अध्यक्ष है वो इसका निर्धारण करता है कि धन विधेयक है या नहीं। इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान ही नहीं है और सिर्फ लोकसभा में लाई जा सकती है। तो धन विधेयक के मामले में लोकसभा डोमिनेट है राज्यसभा पे। अगला वित्त विधेयक। तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 के मामले को छोड़कर, आर्टिकल 110 में जो भी विषय उनको छोड़कर जितने भी पैसों से संबंधित जो भी मामले हैं वो सारे वित्त विधेयक कहलाते हैं। और इसकी चर्चा किसमें है? आर्टिकल 117 में, अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक 1 प्रथम, अनुच्छेद 117 1 और वित्त विधेयक द्वितीय, अनुच्छेद 117 2 इसमें वित्त विधेयक से संबंधित है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको रीजनिंग में इससे समझ सकते हैं कि यह है धन विधेयक और यह है वित्त विधेयक। यानी पैसों से संबंधित जितना भी मामला होता है वो होता है वित्त, वित्त कहलाता है। वित्त पैसा ही होता है, और उसमें एक पर्टिकुलर जो मामला होता है जिसमें अध्यक्ष निर्धारित करता है, कुछ उसमें संसद में नियम दे रखे हैं कि वे पर्टिकुलर जो मैटर है ये धन विधेयक से संबंधित होगा। तो पूरे पैसों में कुछ एक हिस्सा जो अध्यक्ष निर्धारित करता है वो धन विधेयक कहलाता है। अगला है संविधान संशोधन विधेयक। तो अनुच्छेद 368 में संसद के पास शक्ति है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है। तो इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसको लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है।
इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए ये। विशेष बहुमत क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उनके 2/3 सदस्य के द्वारा इनको पारित करना अनिवार्य है। जैसे कि लोकसभा में 550 सदस्य है, 545 है फिलहाल, तो हम राउंड फिगर में मान लेते हैं कि 550 है, 3/2, तो 3 7 8 24, तो 180 18 360 सदस्यों का एक अनुमान मानते हैं कि 360 सदस्य इसमें सहमति देनी अनिवार्य है। दूसरा क्या होता है कि प्रत्येक सदन से इसको अलग अलग पारित करना अनिवार्य है। लोकसभा में विशेष बहुमत से पारित होगा, राज्यसभा में भी विशेष बहुमत से पारित होगा। उसके बाद इसमें लोकसभा जो राज्यसभा की हमने पहले देखी थी कि 6 महीने तक रोक कर रख सकते हैं, उससे ऐसी कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग पारित होना अनिवार्य है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों बराबर की स्थिति में होंगे। अगर लोकसभा में या राज्यसभा में किसी में भी इसको अस्वीकार कर दिया तो इसको अस्वीकृत माना जाएगा उस संविधान संशोधन को। तो उसमें न तो संयुक्त बैठक की कोई प्रावधान है कि अगर संयुक्त बैठक की प्रावधान कर दिया जाए जैसे साधारण विधेयक में, नई वित्त विधेयक की तरह या धन विधेयक की तरह राज्यसभा के पास कोई लोकसभा के पास विशिष्ट शक्ति है कि अध्यक्ष इसका निर्धारण करेगा या राज्यसभा 14 दिनों के लिए रोक कर रख सकती है। तो इसको संविधान संशोधन विधेयक के बारे में आप कुछ याद रखना। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये मैंने आपको बता ही दिया कि किसी भी साधारण विधेयक में अगर चर्चा पर कोई मतभेद हो जाता है, कोई मुद्दा अटक जाता है, तो उसके लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। तो धन्यवाद। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाय।